ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मेरे प्यारे, आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। आप अपना वो सिलसिला कौन सा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने का नहीं, प्रेस कराने का, इससे रिलेटिव से फ्रेंड से जारी रखेंगे। आपकी सीरीज पेपर यहीं से रहेगा। में वर्क और एनर्जी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है मेरे प्यारे। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए, तो बढ़ ही जाते हैं। ये सब कल हो चुका था, ठीक है। फिर बोल दिया गया था थैंक्स। आज हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या? काइनेटिक एनर्जी। पहले हमको क्या देखना चाहिए? पहले हमको देखना चाहिए एनर्जी, और फिर उसमें देखना चाहिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चले फिर से एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली एनर्जी और वर्क का जन्मों जन्मों का साथ है। तो जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो रियली बात होगी वर्क की। चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तब भी वर्क की बात होगी, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तब भी वर्क की बात होगी। व्हाई? बिकॉज कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी पोजेस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी पोजेस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट के मूविंग कंडीशन के कारण, मूविंग पोजीशन के कारण जो उसमें वर्किंग एबिलिटी है रुकने के पहले, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन ऑफ रेस्ट के कारण, पोजीशन के कारण जो वर्किंग कैपेसिटी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत समय न लेते हुए काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये जो है आपका है डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपकी डेली लाइफ है, देखो भाई, सीरीज पेपर यहीं से रहेगा। सीधा सीधा ये समझिएगा कि आपका पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है ना? जब आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज और हर कॉन्सेप्ट, हर लॉजिक पढ़े रहेंगे तो आएगा उसी से। ठीक है, हाँ, भ्रम मत पालिएगा मन में। मेहनत पूरी करनी है, मेहनत पूरी करनी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अब यू कैन प्रूव दिस बाई टू वे। बाई टू वे। एक हो जाएगा
आपका पहला केस अंडर कांस्टेंट फोर्स, अंडर कांस्टेंट फोर्स। अब मेरे प्यारे जब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट। कि मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते ही हैं, 9th में भी पढ़े थे, वो था 1/2 mv²। क्या था, 1/2 mv²। तो देखें आप एक इक्वेशन पढ़ रखे हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हो जाएगा आपका v² माइनस u² इज इक्वल टू, अच्छा क्यों ये उठाया। अब आप कहेंगे सर हम कैसे सोचेंगे कि यहीं शुरू करें। देखो भाई, रियली हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी है क्या, वर्किंग कैपेसिटी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ मोशन। मोशन है तो वेलोसिटी होगी। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, और वर्क डन की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वर्क की बात होने जा रही है। तो ऐसा इक्वेशन उठाएंगे जिसमें अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस रहे हो और उसमें ये चीजें रही हो। तो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो इक्वेशंस थे, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। और यदि आपको तीनों इक्वेशन याद होंगे तो तुरंत आपको ये तीनों ढूंढते ढूंढते आप यहाँ पहुंच ही जाएंगे। अब काइनेटिक एनर्जी है, अब यहाँ फोर्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फोर्स। अब फोर्स के लिए मास जरूरी है, पहले हम क्या करेंगे, मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक वर्क कैसे निकालेंगे, और जब तक मास नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो फोर्स कैसे आएगा। बस ऐसे ही है। अब देखें यहां पर आप mv² माइनस mu² इज इक्वल टू 2f(s) कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, f(s). और ये जो f(s) है ये वर्क डन है, क्यों, वैसे w इज इक्वल टू हम पढ़े हैं fs cos थीटा। क्या पढ़े हैं, fs cos थीटा। अब आप जरा बताएं ये इक्वेशन जो है किस तरह के मोशन का है, मोशन इन, बहुत सही, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में है इसका मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, और इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है मेरे प्यारे, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये एफ आ जाएगा। तो ये जो एफ है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं वर्क डन। क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। तो ये 2 इधर लेके चले आए, हो गया 1/2 mv², ये हो गया 1/2 mu²। 9th में फार्मूला पढ़े हैं, चौंकिएगा नहीं। ये आपकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है फाइनल वाली। तो ये कौन सी है, इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी है, इज इक्वल टू आ गया वर्क डन। या मेरे प्यारे इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू W, मतलब वर्क डन। अब यहाँ सेपरेट हो जाए फार्मूला आपका थोड़ा, इसलिए इसको घेर दो, भागने न पाए। ठीक, हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम आपका, क्या हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमको क्या करना है, अब अंडर वेरिएबल फोर्स देखना है। क्या देखना है, अंडर वेरिएबल फोर्स। तो देख ही लेते हैं,
अंडर वेरिएबल फोर्स। और किनारे चलिए आप, देखिए कोई भी एनर्जी निकालनी है तो हमको वर्क डन के पीछे पड़ना है, क्योंकि कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एफ डी एक्स, क्या हो जाएगा एफ डी एक्स। और प्यारे हम डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू ही रहने दें, एफ को लिख सकते हैं एम ए डी एक्स। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए को लिख सकते हैं, हाँ बहुत सही, डी वी बाई डी टी डी एक्स। वाई बिकॉज हम सदियों से जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी और मास तो आपके काम का है। ऐसा लग रहा है कि ये dx और dt आपके काम का नहीं है, इसको डस्टबिन में डालो, डाल दिए। लेकिन अक्सर ये होता है घर पूरा साफ कर डालो और चीजें जब उठा के आप डस्टबिन में डालने लगते हो तो लगभग हर घर में 50% सामान फिर वापस आ जाता है। तो डस्टबिन में जाते समय की बस समझ में आती है, मतलब जब वो बिछड़ रहा होता है कि अब अलग हो जाएगा आपसे, तब ये लगता है कि नहीं ये भी कीमती था। तो डस्टबिन में डालते ही समझ में अरे ये ये दो वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी। व्हाई दिस इज वेलोसिटी, बिकॉज यू नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नोन एज वेलोसिटी। मेरे प्यारे अभी हो गया आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी, एम वी डी वी। अब हमारा फाइनल वर्क हो चुका है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखें इसको हमको तब तक बदलना था जब तक हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, एम वी स्क्वायर होता है। अब देखो यम आ गया, वी आ गया, वी आ गया, एम वी स्क्वायर व्यवस्था हो गई। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट जब करेंगे इसे तो मार्ग से इंटीग्रेशन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ मास कांस्टेंट होगा, बाहर आएगा वी डी वी, ये कांस्टेंट कहीं भी आ जा सकता है। और इंटीग्रेशन विद इन लिमिट करते हैं तो कांस्टेंट ऐड नहीं करना पड़ता है, विदाउट लिमिट करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा, विद इन लिमिट ही कर दो। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू बहुत सही, लोअर लिमिट अपर लिमिट, हाँ वी डी वी का इंटीग्रेशन बोलो जरा, हाँ 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 बहुत सही, वी स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहां भी एक बार अपर लिमिट रखेंगे वेरिएबल के प्लेस पर, फिर लोअर लिमिट वेरिएबल के प्लेस पर। बेटा फाइनली हो जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। और ये W इज इक्वल टू, फिर से ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और यह वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतने में कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। इधर वाले जो है ना इनको थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिए थे, ठीक, छोड़ तो नहीं जा रहा तो थोड़ा छोटा कर, नहीं पता चले ये दिखने के चक्कर में बाकी गायब हो जाए। थोड़ा सा और छोटा, ठीक, स्क्रीन शॉट ले, समझे, आसान तो बहुत है, आपके लिए टफ कभी कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं, किसकी बात करते हैं यार,
पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी वैसे बात कर ही चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्यारे किसे बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी है वर्किंग कैपेसिटी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्किंग कैपेसिटी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे प्यारे, आपको कोई फार्मूला भी पता होगा। हाँ, mgh, mgh, ठीक है। ये फार्मूला परफेक्ट नहीं है, एकदम गलत नहीं है, लेकिन पूरा सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर जाए, ये आपका क्या होता है? चेंज होता रहता है, ये वाला जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विद हाइट विद डेप्थ, पढ़ रखे हैं आप, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ चेंज होता रहता है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि एच जो है कहां से लिया जाए? फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, या ग्राउंड से, या किसी तालाब के बॉटम से, या किसी नदी के बॉटम से? अब आप समझ ही गए होंगे प्रॉब्लम। एक्चुअली हम लोग सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं। आप स्टेशन वगैरह आप देखे होंगे, लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर। तो अब सी लेवल को ही क्यों हम बेसिक मानते हैं, फंडा मानते हैं? फंडा या बेसिक जो होना चाहिए वो चेन ना हो। देखो, मिट्टी है कहीं पर तो आप वहां मिट्टी डाल के लेवल बढ़ा सकते हैं, या मिट्टी निकाल के लेवल कम कर सकते हैं। लेकिन समंदर जो है उसमें आप दो चार नदियां डाल दें और दो चार तालाब निकाल लें तो उसके लेवल में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए सी लेवल को बेसिक माना जाता है, उसी से हम मेजर करते हैं हाइट वगैरह। लेकिन यहां पर सी लेवल से भी नहीं मेजर होगा। क्यों? सी लेवल से यदि हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब सी लेवल में पहुंचने पर हाइट जीरो होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन मान लो सी लेवल पर एक कोई ढक्कन रखा हुआ है, उसके नीचे कुआं है, और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दे। कुआं मतलब जानते हैं? वेल, कुआं, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिए, कुएं का ढक्कन हटा लें अचानक, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन के कारण वर्किंग कैपेसिटी है कि नहीं उसमें? है। अच्छा, नीचे चला जाएगा। इसका मतलब वहां पोटेंशियल जीरो नहीं थी। इसका मतलब यच वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यच वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी जहां जी जीरो होगा। जी जीरो होगा अर्थ के सेंटर पर। कहां जीरो होगा? अर्थ के सेंटर पर। इसका मतलब सारी हाइट जो मेजर की जाती है वो कहां से मेजर की जाती है? अर्थ के सेंटर से। जैसे यहां आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपान आर होगा, और ये अर्थ के सेंटर से मेजर किया जाता है। जब कभी आप अर्थ के सरफेस से मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे? अर्थ के सरफेस से मेजर करेंगे या और कहीं से मेजर करेंगे, वो हाइट नहीं होगी, वो चेंज इन हाइट होगी। क्या होगी? इस यू में ये ध्यान रखना, एम जी, ये डेल्टा एच है। क्या है? डेल्टा एच है। अब ये फार्मूला थोड़ा परफेक्ट हुआ, लेकिन ये तभी तक सही है जब तक जी वेरी नहीं करे। मतलब बहुत ज्यादा हाइट के लिए या बहुत ज्यादा डेप्थ के लिए सही नहीं। ठीक है। अब नाइन्थ में आपको यही फार्मूला पढ़ाया गया। आप ये मत सोचना कि आपके सर गलत पढ़ाए थे, सर आपकी सब जानते थे, वो आपको चाहते तो सब बता सकते थे। लेकिन मेरे प्यारे, आपका माइंड लेवल क्या था ये देखना था ना। आप छोटे थे, अब 2 साल बड़े हो गए हो, अब चीजें आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। तो अब ये सब बातें होंगी, और ये फार्मूला कहां से आया, इससे ये कैसे आ जाता है, तो ये सब बातें होंगी आपकी ग्रेविटेशन चैप्टर में। अभी यहीं पे रोक रहे हैं, तो और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। एक जो कल का वीडियो है थोड़ा डाल दें, यहाँ नेटवर्क है, यहाँ सेटअप लगा हुआ है पूरा, ये कम से कम अपलोड हो जाए।
हाँ देखें, अब जो है पहली बात तो ये ध्यान दो, वी नेवर कैन कैलकुलेट एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये बहुत टफ है कि पोटेंशियल एनर्जी आप एक्यूरेट मेजर कर लो। आप किसी छोटे से बच्चे को देख के ये बता सकते हो कि अपनी लाइफ में क्या करने जा रहा है, इसमें क्या पोटेंशियल, बता सकते हो? चलो छोटे बच्चे को छोड़ो, 11-12 के बच्चों को देख के बता सकते नहीं ना। तो एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना बड़ा टफ है। हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना बहुत आसान है। क्या मेजर करना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना आसान है। कैसे आसान है? कैसे आसान है? ये आसान ऐसे है कि अब जैसे कभी कभी होता है कि आप यूनिट टेस्ट में गड़बड़ परफॉर्म किए, हाफ ईयरली में भी गड़बड़ परफॉर्म किए, अगले टेस्ट में भी गड़बड़ परफॉर्म किए, एनुअल में भी गड़बड़ परफॉर्म किए, और टीचर बड़ी मेहनत कर रहा था आपके साथ। तो एक दिन बेचारा वो नाराज होकर बोल ही देता है कि तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब ये बात आपको लग गई, आपने ठान लिया कि हम सर को गलत प्रूफ करके दिखाएंगे। अब आप 8-10 साल के लिए गायब हो गए, खूब शिद्दत से लगे अपने टारगेट पे। अब फाइनली आप टारगेट अचीव कर लिए। एक दिन आप अपनी 4 व्हीलर से जा रहे थे, ऊपर रेड कलर की लाइट लगी हुई थी, अथेंटिक लाइट लगी हुई थी, और आपके गार्ड ने गेट खोला, आप उतरे। अब आपके सर एचएफ डीलक्स से जा रहे थे, आप आए, सर का पैर छुए, सर आपको देख के अरे तू, अच्छा बोलो सर इतने सरप्राइज क्यों है? क्योंकि आज वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हैं, उनका गेस तो कुछ और था, वो कुछ और गया। एक्चुअली हम लोग चेंज मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? चेंज। जैसे आपके सर पे जो बाल हैं ये बहुत सारे तिनकों के बराबर हैं, लेकिन कभी आप अनकंफर्टेबल नहीं हुए, लेकिन अभी एक तिनका एक्स्ट्रा आगे गिर जाए तो आपका हाथ वहां पहुंच जाता है। तो हम चेंज जो है मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? चेंज। ठीक है। अब जैसे आप, खूब ठंडी है और आप नहाने बैठे हैं, और सपोज करो कि गीजर की व्यवस्था नहीं है, तो प्यारे ये एकदम सच मानो कि आप समरसेबल चला के ताजा पानी भर लो 2-3 बाल्टी, और एक बाल्टी में आप टंकी का पानी, टंकी वाला जो रात भर था, एक बाल्टी में एक लोटा डालो टंकी वाला पानी, कसम से 3 बाल्टी वो ताजा वाली पानी कब नहा जाओगे आप पता नहीं चलेगा। क्यों? चेंज। बहुत गर्म लगेगा आपको, कंफर्टेबल लगेगा। तो मेरे प्यारे, हम लोग चेंज इन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ना कि एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी, ना कि एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब देखो, हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। क्या है? अगेंस्ट ग्रेविटी। इधर जा रहे हैं हम, और हमारा ये कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मींस mg डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क करता है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? हाँ, बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आप ये ध्यान रखना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, या नेगेटिव मतलब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया फाइनली। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? केवल कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए यहां सी एफ लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? सी एफ। सी एफ इसीलिए लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, वैसे नॉर्मल अभी निकाल दे रहे हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, अब वो मान लो, या क्या मानोगे आप, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस लेवल से h1 हाइट पे है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहां ले जाना चाहते हैं, मतलब इस लेवल से ले जाना चाहते हैं आप h2 हाइट पे। ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच। क्या हो जाएगा?
डेल्टा एच हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इस ऑब्जेक्ट को आप ले जाना चाहते हैं, यहाँ रियली जो है, जो फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। आप ले ऊपर जाना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर है। तो अभी अभी आपने देखा था, अभी अभी आपने देखा था, क्या देखा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, एफ सी एफ डी कॉस कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, 180 है। ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस, काश 180 की वैल्यू भी -1 होगी, प्लस हो जाएगा ये, एफ सी एफ की जगह पे एम जी, और डी की जगह पे यहाँ पे क्या है, डी बराबर है, हाँ बहुत सही, डेल्टा एच, डेल्टा एच के। तो फाइनली आपका फार्मूला हो गया क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच, एम जी डेल्टा एच। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां पर एक स्प्रिंग है और उससे कोई ऑब्जेक्ट अटैच है। ये इस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन होगी। इस समय स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच सिचुएशन में है, मतलब स्ट्रेस्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं और वही ऑब्जेक्ट अब यहां चला गया है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया है एक्स, क्या हो गया, एक्स, और स्प्रिंग इस समय एक फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग इस समय एक फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स। और स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग क्या चाहती थी कि आप उसको एक्सपेंड कर दें, स्ट्रेच कर दें। स्प्रिंग आपका अपोज कर रही है, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को हम रिएक्शनरी फोर्स बोलेंगे या रेस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। और ये जो है बराबर होगा माइनस के एक्स, इसके बराबर होगा माइनस के एक्स के बराबर होगा यहाँ पे ये फोर्स। और ये कब की बात हो रही है, जब दोनों तरफ वेक्टर लगा, क्या लगा हो, दोनों तरफ वेक्टर लगा हो। अब ऐसा क्यों, माइनस क्यों आया, क्योंकि स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर करेंगे आप और फोर्स इधर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब इसी स्प्रिंग को आप क्या किए होते, कंप्रेस कर दिए होते, क्या किए होते, कंप्रेस कर दिए होते। अब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अब वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस तरफ हुआ था, और फोर्स अब जो है इधर लगेगा, फिर से ये रेस्टोरिंग फोर्स होगा और फिर से माइनस के एक्स लिखोगे। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा मेरे प्यारे, ठीक है। ये स्प्रिंग का जो फोर्स है इसे इलास्टिक फोर्स बोलेंगे, और ये रिएक्शन कैटेगरी का है, क्योंकि जब तक स्प्रिंग के लेंथ में आप चेंज नहीं करना चाहेंगे ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं, ये फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा तब तक जब तक आप जो है इसको चला दिए थे और नेट ऑन ही नहीं किए थे।
ये आप ही की व्यवस्था कर रहे हैं, अभी पता चलता कि अपलोड नहीं हुआ है। हाँ ध्यान दें प्यारे, तो ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो इलास्टिक फोर्स आपका रिएक्शन कैटेगरिक फोर्स है, ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग खुद को रिस्टोर कर रहा है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं इसे। और ये स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग नहीं चाहेगी कंप्रेस हो, तो एक्सपैंड होने के लिए फोर्स लगाएगी। जब स्प्रिंग को आप चाहेंगे एक्सपैंड करें तो स्प्रिंग एक्सपैंड नहीं होना चाहेगी, वो कंप्रेस होने की फोर्स लगाएगी। इसका मतलब स्प्रिंग में जो आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे फोर्स उसके अपोजिट ही लगेगा, इसलिए एक प्लस है एक माइनस है। और डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, कम करेंगे तो फोर्स भी कम लगाना होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करेंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगाना होगा, प्रोपोर्शनलिटी मामला हो जाएगा। और फिर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के एक्स, ये के क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा, क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने, ठीक है, तो कर ही लेते हैं। तो अभी अभी आप देखे थे कि डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू सी एफ माइनस, यहां डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी एफ, ये हो जाएगा आपका एफ सी एफ डॉट डी एक्स, या ये हो जाएगा आपका डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ सी एफ मॉड डी एक्स मॉड डी एक्स मॉड, और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यहाँ एंगल हो जाएगा cos 180, ये हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू cos 180 की वैल्यू -1, ये माइनस हो जाएगा प्लस, एफ सी एफ को लिखेंगे आप के एक्स, क्योंकि मॉड लिखा है, मॉड लिखा है तो आप केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे आप, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, अब फिर लिख रहे हैं डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू हो जाएगा आपका लिमिट, लिख दो u1 से u2 इज इक्वल टू, और यहां हो जाएगा आपका k कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा x dx, और इस लिमिट को आप चाहें तो 0 से भी u लिख सकते हैं चाहें तो, और यहाँ 0 से x लिख दो, du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, x dx का क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी बोलो, हाँ x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से x, अपर लिमिट एक बार रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, और यहां भी एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली जो है u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, इसको राउंड कर देते हैं, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला एक तरीके से और निकाल सकते थे, हमारे ख्याल से पूरा दिख ही रहा है, ठीक, ये k की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, k की, ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है, क्या होती है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है, क्यों, जैसे F इज इक्वल टू अभी है माइनस के एक्स, मान लो साइकिल की गद्दी की स्प्रिंग है, उसमें x बराबर 2 सेंटीमीटर चेंज कर रहे हो, पेन की स्प्रिंग है 2 सेंटीमीटर चेंज कर रहे हो, और बाइक के साकर की स्प्रिंग है 2 सेंटीमीटर चेंज कर रहे हो, ट्रेन की साकर की स्प्रिंग है 2 सेंटीमीटर चेंज कर रहे हो। यदि सबके लिए k और x सेम होता
तो हर जगह आपको सेम फोर्स अप्लाई भी करना होता है, ठीक है। लेकिन 2 सेंटीमीटर चेन सब में करना था, किसमें फोर्स कम लगता है, किसमें कम लगता है, पेन की स्प्रिंग में। अब पेन की स्प्रिंग में फोर्स कम लगता है, तो फोर्स को कम किसने किया, यक्स तो सब में सेम था, इसका मतलब फोर्स को कम किसने किया, इसी के साथ क्वेश्चन मार्क है, के ने। साइकिल की गद्दी में यक्स 2 सेंटीमीटर चेंज करने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा, उसके लिए के ज्यादा होगा। बाइक के साकर में हाँ और ज्यादा होगा, ट्रेन के साकर में और। तो फोर्स कांस्टेंट डिपेंड करेगा स्प्रिंग के नेचर पर, और स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। तो प्यारे फोर्स कांस्टेंट अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ ही लेते हैं। अब F इज इक्वल टू है माइनस के एक्स। अब हम यहाँ ग्राफ ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करते हैं, ग्राफ। ये यक्स है, ये F है आपका मेरे प्यारे। F ने रिप्लेस किया है y को, और यक्स यक्स एक्सिस पे ही है, y इज इक्वल टू ये mx से बिलोंग कर रहा है, और मेरे प्यारे यम की जगह पे है माइनस के, यम की जगह पे माइनस के होना और यम बराबर tan थीटा होना, इसका मतलब tan थीटा निगेटिव है। और tan थीटा निगेटिव होता है, इधर से तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं शायद, इधर से क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ साइन और, हाँ बहुत से इसे बोलते रहा करो यार, आप ही लोग भरोसे पढ़ाते हैं, ठीक है। आप जरा देखो tan निगेटिव कहाँ होता है, या तो tan निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और या तो फोर्थ में। इसका मतलब y इज इक्वल टू ये माइनस के एक्स का ग्राफ जो है कहां से जाएगा, ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगा। यहां भी जो ये ग्राफ होगा आपका, ये कहां से पास होगा, ऐसे। अब यहां देखा जाए इस डिस्टेंस को आप बोलोगे माइनस के एक्स, उस समय एक्स क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस। और इसे आप बोलोगे के एक्स, एफ को क्या बोलोगे यहाँ पर, के एक्स, क्योंकि ऊपर है प्लस रहेगा, उस समय एक्स माइनस रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बात की गई थी कि जो एरिया इंक्लोज्ड होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहे यहां से निकालो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस आप वर्क डन होगा, और वर्क डन ये एरिया के बराबर होगा, एरिया हो जाएगी ये 1/2 बेस इंटू हाइट, और फाइनली आ जाएगा ये 1/2 के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहां भी देखा जाए, कहा, यहां भी ऐसे देखा जाए, तो यहां भी डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का इंक्लोज एरिया, ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस की जगह पे माइनस एक्स है और हाइट की जगह पे के एक्स है। तो फाइनली ये भी आ जाएगा आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले आ चुके हैं, इसको हम राउंड कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका ये था, एक आपने यूज ही किया है, ठीक है, इंटीग्रेशन से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात करते हैं, 6 मिनट बाकी है, लेट हो रहा है। तो भाई जो है देखो, डेल्टा के इज इक्वल टू ए डब्ल्यू, इज इक्वल टू डब्ल्यू।
और डेल्टा U इज इक्वल टू है -WCF, -WCF। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी पर प्रभाव दोनों फोर्स डालते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी। देखें जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप क्या किए, जैसे कोई गेंद है और उसको हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आप धक्का देके छोड़ दिए, धीरे धीरे चल के वो रुक जाएगा। कौन रोका उसको? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स ने। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स था? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रभाव डालता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आप किसी हाइट से ड्रॉप कर दिए, शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी। जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही? बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कौन बढ़ा रहा है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रभाव डालेगा। एक्चुअली यहाँ जो W रहता है, W नेट होना चाहिए। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक दिए तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स दोनों का रोल है, लेकिन यहाँ तो केवल इन्हीं भाई साहब का रोल है। दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा WNCF, NCF। और ये फार्मूला मेरे प्यारे बड़े काम का है, इसको आप संभाल कर रखेंगे। और फिर हम बात करेंगे इन द absence of non conservative force, WNCF बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब्सेंस रहेंगे तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो जाएगा। तब आ जाएगा आपका डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो या आप कह सकते हैं इसे सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। या इसे चाहें तो आप कह सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर दें, यही रहने दें, डेल्टा के की जगह आप लिख सकते हैं आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और डेल्टा यू की जगह पे लिख सकते हैं आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को इधर रोक लो, दोनों प्लस है। ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रिक्शन कैटेगरी के फोर्सेस अब्सेंट हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। इसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं मेरे प्यारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें अब कुछ नहीं करना है। अब वो घड़ी आ गई है कि हम आपसे विदा लें। तो भैया हो, हम जितना कर सकते थे आपके लिए कर रहे हैं, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। थैंक्स प्यारे। आपका भी मन कहे कमेंट सेक्शन है, थैंक कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आल्सो बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। आप तो कर ही चुके हैं। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जिनको नीड है इन लेक्चर्स को, उन्हें मोटिवेट करें, उन तक ये लेक्चर एक बार पहुंचाएं। बाकी ये लेक्चर चाहेगा तो उनको रोकेगा, नहीं रोक पाएगा तो इस लेक्चर की कमी है मेरे प्यारे।